पार्टी में कुछ चेंजेस हो गई है। पार्टी में हम लोगों ने मनोज पाड़ा जी को, जो पार्टी में ऑलरेडी स्टेट जनरल सेक्रेटरी थे, इनको हमने पार्टी में स्टेट जनरल सेक्रेटरी के साथ में एडिशनल वर्किंग प्रेसिडेंट का ये दिया है साथ में काम करने के लिए। और साथ में निशा जी है, उनको पार्टी में वुमेन्स विंग में वो अनीता जी बताएगी। रिसेंटली कुछ 2-3 इश्यूज हो गए डीलिमिटेशन के मुद्दे पर। जिस तरीके से माहौल बनाया गया है आज, बहुत इट इज़ रियली वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक साइड से डॉक्टर फारूक साहब जो पहले कश्मीर में कहते थे कि हमें कोई लेना देना नहीं है 5 अगस्त के बाद में कहीं पर भी किसी भी प्रोग्राम में बैठने की, जिसके नाम पर उन्होंने PhD बनाया, जिस PhD के वो पैटर्न भी है। अब जब एज पैटर्न ही वो अपने लोकसभा के MPs को लेकर डीलिमिटेशन कमेटी में बैठते हैं, तो उसके बाद तो PhD का कोई रोल ही नहीं है। PhD तो खत्म हो गई, वो तो जीरो है। आज हमारी बहन वहां महबूबा जी बोल रही है कि भाई ये गलत हो गया। महबूबा जी, आपके पास लोकसभा वाला कोई है नहीं। अगर आपके पास भी लोकसभा वाला कोई होता तो आप भी वहां जाकर बैठ जाती। आपके पास जो राज्यसभा के थे वो सब लोगों ने तो क्लियर कर दिया, दे आर विद दैट। तो इसलिए जो ड्रामा हो रहा है और जिस तरीके से ये पॉलिटिकलाइज करना चाहते हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं कश्मीर वैली को, जो ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से कुछ हद तक स्ट्रीम लाइन पर कहीं तक कुछ हद तक कुछ सेटल हो रही है, लेकिन उसको जिस तरीके से वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, खाली एक नाम लेकर 370-35 के नाम पर। कहीं पर भी आज तक हमने नहीं सुना है कि PhD के माध्यम से ये आ गया कि 3.5 लाख 4 लाख अनएम्प्लॉयड जम्मू कश्मीर में है, हम उनके लिए बात करेंगे, उनके रोजगार की बात करेंगे। मेट्रोज पूरे देश में हो गई है, जम्मू में भी प्रोसेस स्टार्ट हो गया, कश्मीर में मेट्रो का कोई प्रोसेस नहीं है। जितने इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की बात है, कश्मीर को कहते हैं टूरिज्म स्पॉट है। अगर वो टूरिज्म स्पॉट है तो उसमें IT इंडस्ट्री को एंट्री दे सकते हैं, बोर्डिंग इंस्टीट्यूट को एंट्री दे सकते हैं, जिससे जब तक कश्मीर जब जितना ज्यादा खुशहाल रहेगा, ऑटोमेटिकली जम्मू में उसकी खुशहाली और उसकी खूबसूरती नजर आती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा एक यूटी का हिस्सा है। जितना जम्मू में खूबसूरती होगी, जम्मू में खुशहाली होगी, उसका रिफ्लेक्शन कश्मीर में दिखता है। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हमारे यूटी के दोनों हिस्सों में, दोनों जो पार्ट्स है, इन दोनों में जितनी खूबसूरती होगी, जितना अच्छा माहौल होगा और जितना अच्छी डेवलपमेंट होगी, जितनी अच्छी इकोनॉमी घूमेगी, उसके माध्यम से दोनों जगह में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट में क्रिएट हो जाएगी, बच्चों को रोजगार मिलेगा, जो हमारा मेन मिशन है। उसके बाद में दूसरा मुद्दा जो PDD का था, अभी रिसेंटली उठा, मैं गवर्नर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिस तरीके से उसको हैंडल किया गया, जिस तरीके से वर्कआउट किया गया। उनके भी जो 3-4 मुद्दे थे, उन मुद्दों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बगैर में हम लोगों को भी हक बनता है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि 24/7 हमें इलेक्ट्रिसिटी मिले। क्या हम लोग नहीं चाहेंगे? पूरे देश में अगर 24 घंटे हर जगह बिजली मिलती है तो हमें भी मिलना चाहिए। तो रिफॉर्मेशन में करने में मेरे को नहीं लगता है कि किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। जितने अगर रिफॉर्म हर एक चीज में हो गया, हर एक एक्ट्स में हो गया, लॉज में हो गया, तो PDD या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट रिफॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे इसमें कोई ऐसी बात है नहीं, जो सोर्सेज के थ्रू हमें भी पता लग रहा है कि ग्राउंड जीरो पर एक दूसरा सेक्शन जो PDD में काम कर रहा है, जहां पर बिजली का पेमेंट रेवेन्यू जो जाना चाहिए वो नहीं जाता है बिल के माध्यम से। अगर जाता है तो 10-50 रुपए जाता है, लेकिन वो लाइन जो डायरेक्ट लगती है, अगर आप 20% लोग को भी जम्मू कश्मीर में लेंगे, मैं खाली कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, ये सर्दियों में कश्मीर में भी होता है और गर्मियों में जम्मू में भी होता है। अगर ये 20% लेंगे, 1,60,000 लोग हम जम्मू कश्मीर में है, 20% होते हैं 32 लाख लोग। 32 लाख लोग को अगर मल्टीप्लाइड बाई 300, 400, 500 बात करेंगे, आप देखिए कितना अमाउंट बनता है। उस अमाउंट से हमारी कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। इसीलिए हम कहते हैं रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। रिफॉर्मेशन के साथ जो परसों LG साहब ने लास्ट में जो स्पीच दे दिया, वी आर विद दैट, वी सपोर्ट दैट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस थिंग कि हम लोगों को भी हक बनता है कि 24 घंटे हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी स्टेट में मिले। तीसरी बात है कि डीलिमिटेशन में जब बात चल रही थी कि डीलिमिटेशन में, ये हम सबको पता है कि डीलिमिटेशन जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, या अभी जो उसमें प्रोसेस चल रही है, डीलिमिटेशन का जो भी सीट शेयरिंग का निकलता है वो निकलता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। बट अनफॉर्चुनेटली कश्मीरी पंडित जो है, जो कश्मीर में नहीं है, और सेंसस जो हम डीलिमिटेशन इस वाले सेंसस में ले रहे हैं, 2011 का सेंसस, 2011 सेंसस में असेंबली में पास हुआ है कि 2,76,000 कश्मीरी पंडित जी कश्मीर में रहते हैं। मैं कहता हूं कि जो वो असेंबली में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब थे या जितने भी थे, मैं उनको चैलेंज ओपनली करता हूं, जरा मेरे को आज दिखाइए 2,76,000 कश्मीरी पंडित कश्मीर में कहां पर थे भाई। अब अगर उसके माध्यम से भी वो सेंसस के 2011 सेंसस से निकला, अब हम उसमें ये भी रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और डीलिमिटेशन कमेटी को, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कभी भी डीलिमिटेशन कमेटी प्रेफरेंस नहीं देती है। लेकिन जहां पर हम देखते हैं माइनॉरिटीज है, चाहे सरदार भाई माइनॉरिटीज है कश्मीर में या कश्मीरी पंडित है, जो लोग पूरे इग्नोर हो रहे हैं इस डीलिमिटेशन जो अभी तक इसका प्रोसेस आया है, तो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल PM से कि इनको इग्नोर ना किए टिल वी गो बैक टू कश्मीर।
टिल वी गो बैक टू कश्मीर, तब तक कम से कम हमें एक स्पेशल स्टेटस बना के 2 सीटें कश्मीरी पंडितों को एज पर देयर पॉपुलेशन जो 4.5-5 लाख कश्मीरी पंडित है और सरदार भाई जो 1 लाख से प्लस है उनको कम से कम 1 सीट दी जाए, जिससे रिप्रेजेंटेशन असेंबली में अगर इलेक्शन होंगे उसमें उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, जिससे वो वहां पर हम अपनी बात कह सकते हैं किसके क्या इश्यूज है। तो वो इसमें कोई शक नहीं है, जब कोई कम्युनिटी के लोगों को अगर वहां रिप्रेजेंटेशन मिलती है, दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू रिप्रेजेंट देयर कम्युनिटीज। संजय जी, जिस प्रकार के आपने बात की कश्मीरी पंडित को इसमें कोई सीट नहीं मिली, बीजेपी के नेता अश्विनी शर्मा जी ने कहा कि हम 5 सीटें कश्मीरी पंडित को देंगे, लेकिन आपको लगता है सिर्फ लॉलीपॉप कश्मीरी पंडित को दिया? अब वो क्या बोल रहे हैं उनके नेता, वो जो कश्मीरी पंडितों को बोलते हैं गंदी नाली के कीड़े, तो वो कहां से 5 सीटें दे देगा? मैं तो उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करता हूं। मैं तो समझता हूं बीजेपी का कोई सीरियस लीडर, सीरियस स्पोक्स पर्सन अगर बात करता है तो हम लोग उस पर बिलीव करेंगे। जो कश्मीरी पंडित को गंदी नाली का कीड़ा समझता है वो 5 सीटें तो बहुत दूर की बात है, हम उसकी किसी बात को सीरियस नहीं लेते। वी डोंट टेक हिम सीरियस। और हाँ, और एक पॉइंट है पीएम पैकेज का। पीएम पैकेज में जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा है जिसमें रखा गया है कि भाई एफिडेविट, दे आर सुपर न्यूमरी सीट्स, सुपर न्यूमरी सीट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अबव ऑल। उसमें कोई भी लॉ अप्लाई नहीं हो सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या स्टेट ड्यूटी का हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस के टाइम में जो उन्होंने थोड़ी सी क्या पूरी बड़ी बदमाशी की, उन्होंने उसमें एफिडेविट और बॉन्ड ले लिया पीएम पैकेज के बच्चों से कि आप कश्मीर में अगर जाएंगे आप कभी ट्रांसफर पॉलिसी में नहीं आएंगे, जो गलत बात है। हम भी उसमें सपोर्ट समर्थन कर रहे हैं। कश्मीर में आप अप टू 9 ईयर्स उनको रखिए, 9 साल का बॉन्ड ले लीजिए, क्योंकि 9 साल तक जो होती है फर्स्ट प्रमोशन होती है। फर्स्ट प्रमोशन के बाद में जब सेकंड प्रमोशन हो जाएगी उसमें उनको मत लाइए, उसके बाद में आप प्रॉपर प्रोसेस जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें उनको लाइए। जब वो बेचारे वहां पर 9 साल कोई भी कहीं पर रहता है, वो वहां से वापस आने की बात नहीं करता है। लेकिन ये जो बाइंडिंग है, जो सुपर न्यूमरी सीट्स है, सुपर न्यूमरी सीट इज ऑलवेज रेटेड एज अबव ऑल, उसमें कहीं पर कोई रेस्ट्रिक्शन न, उसमें 194 क्लॉज आ जाएगा न कोई इस टाइप की बॉन्डिंग आ जाएगी। जबकि वो सुपर न्यूमरी सीट की वजह से अब हम कश्मीर को इसलिए प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज वी बिलोंग फ्रॉम द कश्मीर, और हमें वो स्पेशल सुपर न्यूमरी सीट इसलिए मिल गई कि वी शुड सर्व एट कश्मीर, क्योंकि कश्मीरी पंडित की जो स्पेस वहां पर, जिनको हम लोग समझते हैं कि दे आर द एम्बेसडर्स ऑफ द कम्युनिटी, जो वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं कम्युनिटी को, रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट को, रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूटी को, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंट्री को, तो हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। 9 साल की बाइंडिंग है, अगर रखनी है तो 9 साल तक की बाइंडिंग, उसके बाद उनको ट्रांसफर पॉलिसी में लाए। और दूसरी बात है, जिस तरीके से कश्मीर में थोड़े बीच में हालात खराब हो गए, मैं एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, जितने बच्चे अभी भी यहां से वहां जाते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर रूरल एरियाज में डाला गया। जब तक कश्मीर में हालात प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं होते हैं, तब तक उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बिठाया जाए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठने से उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का मतलब है जितना वो सेफ एंड साउंड है उतना कश्मीरी पंडित का इनिशिएटिव भी क्रिएट हो जाएगा कश्मीर जाने के लिए। जब हमारे बच्चे वहां सेफ एंड साउंड दिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम भी सोचेंगे हमें वहां जाना चाहिए, हम वहां पर सेफ एंड साउंड। 2,76,000 कश्मीर में, जबकि आप सबको पता है 89 के बाद कश्मीरी पंडित वहां कश्मीर में 10-12 हजार से ऊपर कभी था ही नहीं। ये तो पीएम पैकेज के बाद 2008 के बाद कुछ बच्चे जो हमारे वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कम्युनिटी को, कंट्री को, सबको, वो 5,000-6,000 के बीच में, आपको फैमिलीज को साथ में भी लेके तो 12,000, 2,76,000 कहां से इन्होंने असेंबली में पास किया? 2,00,2011 सेंसस का। तो दैट इज द रीजन। अब डिलिमिटेशन कमेटी अगर उसके माध्यम से बनी, वी डोंट चैलेंज दैट, वी रिक्वेस्ट। हम लोग बेगर्स कांट बी चूजर्स, वी आर लाइक बेगर्स, दे आर इन फ्रंट ऑफ द डिलिमिटेशन कमेटी। हम लोग वहां उनके सामने बेट कर रहे हैं कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, एट लीस्ट वी शुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू रिप्रेजेंट आवर कम्युनिटी इन असेंबली। साथ में हमारी माननीय मनोज पांडा जी को, जो हमारे इवन डोडा साइड चिनाब वैली के यहाँ से कैंडिडेट भी है पार्टी के, पार्टी ने परसों कश्मीर में अनाउंस कर दिया कि हम लोग 20 सीटें कश्मीर में लड़ेंगे और मिनिमम 10 से 12 सीटें जम्मू में लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से कैंडिडेट्स को चूज भी किया।